अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज 14 जून 2024 है और आज की हमारी प्रेजेंटेशन मार्केट और बजट के हवाले से डिस्कस होगा कि क्या क्या है। मैं बजट प्रेजेंट भी करूंगा और मेन चीज़ हाईलाइट करूंगा कि क्या क्या पॉजिटिव एलिमेंट है और क्या स्टॉक मार्केट के हवाले से क्या क्या फोकस होगा, तो उस पर जिक्र करूंगा। सबसे पहले मार्केट की बात करें तो आज मार्केट में हाई 77,300 का लेवल क्रॉस कर लिया, जो कि मेरे ख्याल में हिस्टोरिक हाई पे हम पहुंच गए आज के दिन, जो कि एक अच्छा इंडिकेशन भी है और एट द सेम टाइम रिस्की इंडिकेशन भी है कि अब क्या होगा। मुझे आज बेसिकली मार्केट में थोड़ा सा ऐसा लगा कि थोड़ा मसनूई तौर पे आज और कल भी, खास तौर पे कल वाला दिन भी, मुझे ऐसा लगा कि वॉल्यूम इतना कोई ज़्यादा तगड़ा नहीं था, लेकिन मार्केट ऊपर जा रही थी तो ऐसा लग रहा था कि कुछ लोग खास तौर पर बाय कर रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट ऊपर ऊपर जा रही। मुझे ऐसा लगा, मे भी मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगा। लेकिन खैर, इस पर हम बात करेंगे इन अ बिट। लेकिन अब पहले बजट के बारे में बात करें। मैं बेसिकली किसी एक केपीएमजी ऑडिट फर्म का मैंने ये बजट ब्रीफ लिया हुआ है, जिसमें बेसिकली उन्होंने बजट को समराइज किया हुआ है। तो मैं, और जाहिर है ऑडिट फर्म में मैं खुद भी इसका पार्ट था किसी ज़माने में, तो मैं समझता हूँ मैं इसको यूज़ करके इजीली समझाऊँ। इन्होंने काफ़ी डिटेल में हर चीज़ बताई है, क्योंकि ये पूरे बजट को कवर करते हैं। मैं सिर्फ उन एलिमेंट को कवर करूंगा जो हमारे लिए रेलिवेंट है और जो मुझे लगता है शेयर करना चाहिए। तो मैंने येलो हाईलाइट्स किए हुए हैं उन वो सारी चीज़ें। सबसे पहले तो बजट के बारे में बताया। अगर ओवरऑल बात करें ना, बजट को पढ़ने के बाद मुझे सबसे पहले ऐसा लगता है कि इस बजट में कोशिश ये की गई है कि हर आदमी टैक्स रिटर्न टैक्स पे करे। टैक्स नहीं पे करता ना, लेकिन एटलीस्ट टैक्स रिटर्न फाइल करे। तो हर ऑब्जेक्टिव बजट का ये है। तो इसी वजह से हर जो आदमी जो टैक्स फाइलर नहीं है, जो टैक्स नहीं पे करता, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाया गया है, ताकि वो उस डर से टैक्स पेबल की कैटेगरी में आ जाए। और दूसरा पॉइंट जो मुझे लगता है इस बजट में, कि गवर्नमेंट ने या ये फाइनेंस मिनिस्टर ने, बोल सकते हैं कि हर वो कोशिश की है कि जहाँ जहाँ से सब्सिडी खत्म की जा सके, पॉसिबल सब्सिडी खत्म है वो खत्म की जाए, और उसको एज अ बेनिफिट गवर्नमेंट ट्रीट करे। वहाँ सब्सिडी खत्म करो, उस पर टैक्स ले, वो कोशिश की है। मैं हाईलाइट किया, मैं दिखाता हूँ क्या क्या है। सबसे पहले मेरा पहला हाईलाइट ये है कि सो इनको ये समरी में कहा गया कि भाई कम देयर हैज बीन फ्यू लिमिटेड मेजर्स proposed to encourage growth in certain sectors including agriculture. However, there are no significant incentive to expand. तो बोला गया कि बजट की बेस पे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं, बहुत ज़्यादा इनकम, बहुत ज़्यादा, बहुत कोई ज़्यादा इंसेंटिव नज़र नहीं आते कि और कि लोकल इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग ग्रो करे और इम्पोर्ट को तरजीह ना दी जाए, इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। तो कोई भी ऐसे इंसेंटिव नहीं था, तो कि ये एक नेगेटिव पॉइंट नज़र आ गया इनके बजट में। ये समरी है, ऑब्वियसली एग्जैक्ट वर्ड ये वर्डिंग्स नहीं होंगी, लेकिन समरी है। अब नेक्स्ट इसका मेरा हाईलाइटेड जो मुझे लगता है बताना चाहिए, प्रपोजल फॉर लेवी फॉर हायर टैक्स फॉर पर्सन नॉट अपीयरिंग इन द एक्टिव टैक्स लेयर। मतलब ये जो टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं है, जो टैक्स फाइल नहीं करते, टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते, उनके ऊपर हायर टैक्स रेट की जाए, जो उन्हें पता है। प्रपोजल टू एम्पावर एफबीआई टू डिटरमाइन वैल्यू ऑफ गुड्स फॉर द पर्पज ऑफ कलेक्शन। तो इसका मतलब ये है कि प्रपोज किया गया कि एफबीआर बताएगा कि वैल्यू ऑफ गुड क्या है, जब भी कोई भी चीज़ इंपोर्ट करेंगे। और तो ये तो हमेशा से बताता था, कोई नई बात नहीं थी। लेकिन अब मैं समझता हूँ ये जो बताना एक पॉजिटिव पॉइंट नहीं है, क्योंकि एफबीआर अगर एक सब्जेक्टिव मैटर हो गया ना, एफबीआर किसी चीज़ की वैल्यू क्या लगाए, तो इस हिसाब से मैं समझता हूँ ये नहीं होना चाहिए था, एक सिस्टमेटिक होना चाहिए था कोई भी। जो कि अब इसमें ये होगा, जिसका पहचान होगी तो आई थिंक उसको बेनिफिट मिल सकता है। नीचे जाए मजीद, रेट्स ऑफ टैक्स ऑन डिविडेंड रिसीव। सो अगर म्यूचुअल फंड से डिविडेंड आता है तो उसका पे रेट 15 से लेके 25% है। अ, उस म्यूचुअल फंड से जिसकी आमदनी प्रॉफिट फॉन डेट हो, मतलब जो जो म्यूचुअल फंड जो कि सिर्फ इंटरेस्ट इनकम या प्रॉफिट इनकम कमाते हैं सिक्योरिटी से, या इन्वेस्टमेंट से। तो और उस वो म्यूचुअल फंड जो डिविडेंड देते हैं, उस पर 15 से के बजाय 25% अब टैक्स होगा। फिर बोला है कि कैपिटल टैक्स पे 15% फ्लैट टैक्स है। यूनिफॉर्म रेट ऑफ 15% ऑन कैपिटल गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटी एज वेल एज ऑन द इमूवेबल प्रॉपर्टी। पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि कितनी पुरानी इस चीज़ को कंसिडर किया जाता था। अब मेरे ख्याल में ये नहीं, जो कि मेरे हिसाब से नेगेटिव पॉइंट है। प्रपोजल फॉर इंक्रीज इन विदहोल्डिंग टैक्स ऑन कैपिटल गेन बाय म्यूचुअल फंड्स एंड राइट्स। सो पहले म्यूचुअल फंड का जो कैपिटल गेन होता था, सेल पे जो कैपिटल गेन होता था, तो और राइट स्कीम, मतलब जो रियल एस्टेट स्कीम्स में अगर जो जो बंदा इन्वेस्ट करता था उसको सेल करता था, जो गेन होता था उस पर 10% टैक्स कटता था। अब 15% जो कि इंक्रीज है, ये भी नेगेटिव है।
इसके बाद बोले विदहोल्डिंग टैक्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिगरेट्स, ये तो मैंने इंटरेस्टिंग लगी बात, इसलिए मैं शेयर की। 1% था पहले, अब 2.5% है। स्टिल नेगेटिव। बाकी काफ़ी सारी चीज़ें जो रेलिवेंट नहीं है हमारे लिए, हो सकता है कोई स्पेसिफिक हम देखें तो रेलिवेंट हो, लेकिन मुझे नहीं लगता जो शेयर करनी चाहिए। फिर इसके बाद है प्रपोजल फॉर अबॉलिशिंग जीरो रेटेड ऑन सर्टेन प्रोडक्ट्स लाइक इन्फेंट प्रिपरेशन मिल्क, सर्टेन स्टेशनरी आइटम। सो पहले क्या था कि जीरो रेटेड आइटम्स थे, मतलब ये कि उन आइटम्स पर टैक्स नहीं लगता, सेल्स टैक्स नहीं लगता था। तो अब उन्होंने बोला कि अब उन इस तरह के आइटम्स पे टैक्स लगाया जाए 10%। कौन से आइटम्स है? जो इनफेंट मिल्क की, बेबी मिल्क हो गया, और मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट हो गया, और सर्टेन स्टेशनरी आइटम्स। सो स्टेशनरी आइटम में इन्होंने डिफाइन नहीं किया किसको बोलते हैं, लेकिन सर्टेन स्मॉल आइटम्स। तो इस तरह नेगेटिव। प्रपोजल टू एबॉलिश सेल्स टैक्स एग्जेम्पशन ऑन सर्टेन आइटम, इसका मतलब है सेल्स टैक्स की जिस पे एग्जेम्पशन थी उसको भी खत्म किया, जिसमें आगे स्टेशनरी एंड ट्रैक्टर्स, ट्रैक्टर्स पे मुझे मिलेट ट्रैक्टर्स याद आ गया। तो ये भी हमारे लिए नेगेटिव है, कीप इन माइंड। प्रपोजल फॉर स्टैंडर्ड सेल्स टैक्स रेट ऑफ 18% ऑन मेडिकेमेंट इन कॉन्ट्रास्ट टू करंट रेट। सो पहले ये होता था मेडिकेमेंट मतलब मेडिकल इक्विपमेंट, पहले ये होता था सेल्स टैक्स 1% लगता था। अच्छा, मेडिकल और हेल्थ रिलेटेड जितने प्रोडक्ट्स है इस पर टैक्स टैक्स की छूट होती थी, या कम टैक्स होता था, या कंसेशन होती थी। अब क्या उन्होंने कर दिया, पहले 1% था इस तरह के मेडिकेमेंट आइटम पे, पहले ये था, अब 18% कर दिया, जो कि बहुत बड़ा जंप है मेरे हिसाब से, जो कि नेगेटिव है, डेफिनेटली नेगेटिव है। बाकी ऐसी से कोई चीज़ नहीं जिसको मैं बताऊँ, कस्टम के हवाले से उन्होंने डिस्कस किया है, आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके, आप देख सकेंगे जिसमें कोई इंटरेस्ट हो, लेकिन मुझे नहीं लगता फिलहाल इसको जिक्र करना चाहिए, क्योंकि रेलिवेंट नहीं है हमारे स्टॉक एक्सचेंज से। अब इस बजट को पढ़ने के बाद मुझे क्या लगता है, इस बजट को पढ़ने के बाद सबसे पहले तो मेरा इंडिकेशन ये होता है कि स्टॉक में एक्सचेंज पॉजिटिव नहीं नेगेटिव होनी चाहिए। बावजूद इसके कि नेगेटिव ना हो, पॉजिटिव हुई कल, तकरीबन कहते 2,000 पॉइंट्स पॉजिटिव रही। 2,000 पॉइंट पॉजिटिव रही, नहीं दो नहीं, ढाई, 2,527 पर कम से कम 3-3.5% वाइज पॉजिटिव थी। और आज भी कुछ काफी ऊपर गई पॉजिटिव। चल लॉन्गर टर्म पे मैं बात करूँ, स्टॉक एक्सचेंज डेफिनेटली अप है, लेकिन स्टॉक ये जो बजट की वजह से इम्पैक्ट आना चाहिए था वो नेगेटिव आना चाहिए था, लेकिन नेगेटिव नहीं आया, पॉजिटिव आया। जो कि मुझे इंडिकेट करता है कि आया मसनूई तौर पे ऊपर रखी गई, या जानबूझ के लिया गया जब बायर लेना नहीं चाह रहा था, और कुछ खास लोग, या कुछ मैं समझ सकता हूँ, ये बोल सकता हूँ कि की प्लेयर्स ने लेके रखा ताकि मार्केट ऊपर है। बाकी आप देखा जाए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जाए, मार्केट की जो एनालिस्ट वगैरह काफ़ी सारी रिपोर्ट्स हैं उनको देखें, सबका ये व्यू है कि तो काफ़ी हैवी टैक्स बेस्ड बजट है, जो कि एक अच्छा इंडिकेशन नहीं है मुल्क के लिए। ऑब्वियसली वो ये जो नया जो वजीर खजाना बोल दें, या ये फाइनेंस मिनिस्टर बोल दें, ये इसका ऑब्वियसली इनकी बात सही है कि पाकिस्तान एक चैरिटेबल कंट्री नहीं, हमें हर बंदे को टैक्स देना पड़ेगा, जो कि सही अंडरस्टैंडेबल बात है। लेकिन इसको जो अप्लाई करने का तरीका स्लो एंड स्लो होता है रादर देन बहुत ज़्यादा तेज, तो ये मुझे इस हिसाब से लगा नेगेटिव होना चाहिए था। उसके बजट का इम्पैक्ट नेगेटिव होना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं। हो सकता है करेक्शन आए, कि मैं इसलिए बोलूंगा केयरफुल है। लॉन्गर टर्म में इस साल में पाकिस्तान की मार्केट अप है। क्यों अप है इसका मैं स्टार्ट ऑफ द ईयर से बोलते आ रहा हूँ, क्यों अप है, क्योंकि इस साल बहुत ज़्यादा लोन भी मिला हुआ है। हमारे ये बैलेंस ऑफ पेमेंट में मसला नहीं, मतलब डॉलर हमारे पास रिजर्व अच्छा खासा है। इस साल चाइना ने भी काफ़ी इन्वेस्ट किया, दुबई ने भी काफ़ी इन्वेस्ट, जब पैसा इन्वेस्ट हो रहा है तो फर्स्ट ईयर हमेशा ही एक अच्छा मुल्क के लिए, उस कंपनी मुल्क के लिए अच्छा ही रहेगा, जब पहले साल इंजेक्शन हुई। मसला तो तब होगा जिस दिन पैसा वापस करना है, तो वो साल अगला होगा। तो अभी मैं समझता हूँ मार्केट पॉजिटिव है, थ्रू आउट द ईयर एंड तक पॉजिटिव ही रहेगी। आई एम स्ट्रांगली कॉन्फिडेंट पॉजिटिव रहेगी, कोई भी शेयर उठाओ। अच्छा, अब हमें कौन से शेयर्स को टारगेट करना चाहिए? मार्केट पॉजिटिव अभी 3-4 दिन तक, वर्किंग डेज तो बन रहेगी, आज 14 तारीख है, तो मैं समझता हूँ समझता है कि मार्केट बंद रहेगा 17, 18, 19, ईद दूसरी ईद और तीसरी ईद की वजह से बंद है, थर्सडे को खुलेगी। तो इस दौरान हमें किन शेयर्स को टारगेट करना चाहिए आज, मतलब 20 तारीख से लेके ऑनवर्ड? सबसे पहले तो मैं समझता हूँ किन किन चीज़ों को मैंने उस सेक्टर्स को लिस्ट डाउन किया, फिर उसमें हम स्टॉक चूज कर लेंगे कौन से। ऑटो सेक्टर, ऑटो सेक्टर मुझे क्यों लगता है बढ़ेगा? सबसे पहले इन्होंने इस बजट ब्रीफ में टैक्स कंसेशन के हवाले से जिक्र नहीं किया इम्पोर्टेड गाड़ियों को, इलेक्ट्रिक गाड़ियों को। अब मैं समझ रहा होंडा कार और साजगार इंजीनियरिंग पॉजिटिव, क्यों? क्योंकि पहले ये था कि जो बाहर से इलेक्ट्रिक गाड़ी और हाइब्रिड गाड़ी थी उस पर टैक्स की थोड़ी कंसेशन थी, अब नहीं है। जब अब नहीं है तो लोग लोकली गाड़ी बाय करेंगे, तो डेफिनेटली होंडा कार और साजगार इंजीनियरिंग मैं समझता हूँ पॉजिटिव इसका बेनिफिशियरी हो सकता है। तो ये एक ऑटो सेक्टर की बात हो गई। टेक्नोलॉजिकल सेक्टर, मुझे लगता है कि ये गवर्नमेंट का फोकस है। गवर्नमेंट गवर्नमेंट अब जो वजीर खाजाना है आया, ये स्मार्ट है, जो कि इसमें कोई डाउट नहीं।
तो वो बेसिकली उन सेक्टर्स को हेल्प करेंगे जो जो वाकई का मुल्क पे पैसा लेगा, जिसमें टेक्नोलॉजी सेक्टर आता है, एवियन हो गया, सिस्टम, एयरलिंक, ये सारे सेक्टर मैं समझता हूँ इसको इनको रियायत होगी। तो इस हिसाब से मैं समझता हूँ कि इस पर गवर्नमेंट का फोकस है, तो इसको हमने अपनी होल्डिंग में रखना चाहिए। तीसरा सीमेंट एंड स्टील, इसको मैं दोनों को साथ करूँगा। सीमेंट एंड स्टील मुझे क्यों लगता है पॉजिटिव है, एक तो बजट में एक अच्छा खासा अमाउंट कंस्ट्रक्शन को एलोकेट किया हुआ है, और कंस्ट्रक्शन को एलोकेट किया हुआ है तो डेफिनेटली सीमेंट और स्टील का बगैर तो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट ही नहीं हो सकती, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये सीपैक की एक्सपेंशन भी बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो भी इसी के बगैर तो हो ही नहीं सकता। तो मुझे जो इस सेक्टर में जो सबसे ज़्यादा वो लगता है ना, बेनिफिशियरी तो नहीं बोलूँगा, सबसे ज़्यादा मुझे लगता है लो वैल्यू पे मुझे एफसीसीएल लगता है, फौजी सीमेंट लिमिटेड। हो सकता है कोई और स्टॉक भी हो इसी सेक्टर में, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये मेरी नॉलेज के मुताबिक एफसीसीएल इज़ अ गुड प्राइस और उसके लिए अपसाइड पोटेंशियल ज़्यादा है। और दूसरा इसका एलिमेंट इन दोनों स्टील और सीमेंट का क्यों ज्यादा है, क्यों मुझे लगता है मजीद ऊपर जाए, क्यों, इसकी वजह इंटरेस्ट रेट आपने देखा 1.5% गिरा। अब इन इन दोनों की कंपनियों की बैलेंस शीट पे सीमेंट, कोई भी सीमेंट का उठा लें जो आपको लगता है इस सेक्टर में बहुत अच्छा शेयर है उठा लें, और स्टील का भी कोई भी शेयर उठा लें जिसको जो लगता है उस सेक्टर में सबसे ज्यादा है, आप लोन्स देख लें, लोन ज्यादा है। जब लोन ज्यादा है तो डेफिनेटली इंटरेस्ट रेट अगर कम होता है तो उसके लोन्स पे भी प्रॉफिट, इंटरेस्ट सूद भी कम देंगे, जब कम देंगे तो प्रॉफिट भी बढ़ेगी, और शेयर होल्डर के लिए पॉजिटिव इंडिकेटर ये। मैं समझता हूँ ये इम्पैक्ट डेफिनेटली इनकी प्राइस पे पड़ना चाहिए। आखिरी टेक्सटाइल सेक्टर का अगर मैं बात करूं, पाकिस्तान में टेक्सटाइल सेक्टर इस तरह से चलती है कि वो पहले कपड़ा बना माल उधार लेती है, उस उधार से कपड़ा बनाती है, और फिर उस कपड़े को बेच के उधार रिटर्न करती है, ये रिन्यू करती है, और ये उधार चलता रहता है, मतलब लोन चलता रहता है। तो इंटरेस्ट रेट जैसे कम हो रहा है तो मैं समझता हूँ टेक्सटाइल टेक्सटाइल वालों को डेफिनेटली कंपनी को बेनिफिट होगा फाइनेंशियली इंटरेस्ट रेट रिडक्शन का। तो इस पे ये हमें फोकस रखना चाहिए, और उस पे इसके कोई भी शेयर, इस सेक्टर के की शेयर्स हैं मैंने लिस्ट डाउन किए हुए जो मुझे लगते हैं पोटेंशियल, गुल अहमद मुझे ज़्यादा पोटेंशियल लगता है, तो आप लेके थोड़ा थोड़ा लेके रखते हैं, 2-3 महीने 6 महीने रखें, फिर इंशाल्लाह प्रॉफिट होगा। आई थिंक यही मेरे व्यू था, दैट्स ऑल अबाउट अबाउट बजट और स्टॉक टू फोकस। केयरफुल होकर बाय करें, सेल करें। मार्केट ओवरसोल्ड कैटेगरी में अभी भी है। पिछले अगर दो दो दिन देखें तो तकरीबन 2,500 से ऊपर पॉइंट्स ऐड किए हैं इसने, पिछले कल के दिन 2,200, आज के दिन 450-500 के करीब। तो मैं समझता हूँ केयरफुल होकर बाय एंड सेल करें। डेफिनेटली आज लास्ट डे था तो एक प्रेशर भी था मार्केट में, लोग बाय कर रहे थे ताकि रख दें, और 3 दिन मार्केट डल होगी, तो इस हिसाब से लोगों ने आज काफ़ी बाय भी किया मुझे लगता है। तो आई सजेस्ट हाई लेवल्स पे बाय करने के बजाय केयरफुल होकर और पोटेंशियल से शेयर्स को टारगेट करें, उन शेयर्स को टारगेट करें जिसपे हमारी रिसर्च है, जो ड्रिवन है। मैंने लास्ट टाइम कोलगेट सजेस्ट किया था और मैंने देखा जो कोलगेट कोलगेट का मसला है, कोलगेट के वॉल्यूम कम है। तो अगर कोई भी बंदा अगर अपने 1,000-1,500 शेयर बेच देना तो उसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे होती है। ये अभी 1,195 पे, मैं आज के दिन मेरे ख्याल में ये इससे नीचे भी था, आई थिंक वो 1150 पे कुछ गया था, जिस पे मैंने एक ऑर्डर डाला, वो इत्तेफाकन मीट हो गया। तो मैं समझता हूँ कि इस शेयर को हमने अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए थोड़ा बहुत। 1200, 1250, 1,300 पे भी मैंने लिया हुआ है, तो मैं समझता हूँ स्टिल अ गुड स्टॉक और सेफ स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म। इसको अपने पोर्टफोलियो में रखें इंशाल्लाह। मजीद अगर इस तरह के स्टॉक हो गए मैं इसको इंडिकेट करूंगा। बाकी शॉर्ट टर्म वाले स्टॉक को भी आप लाजमी रखें, जिसमें पीआरएल मेरा है कि अगर उसका आपको प्रॉफिट हो चुका है तो आपको प्रॉफिट टेक करके आगे निकलें, नेक्स्ट पे है। अभी फिलहाल मैं समझता हूँ अभी भी स्टिल गुड प्राइस, स्टिल में नीचे जाए तो डेफिनेटली बाइंग स्टॉक फॉर लॉन्ग शॉर्ट टर्म, नॉट लॉन्ग टर्म। आई थिंक दैट्स इट, जस्ट जज़ाकल्लाह। कोई और भी चीज़ हो तो लाजमी मुझे पता है, इंशाल्लाह मैं मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहूँगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियो आते रहेंगे। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।